नमस्कार साथियों, के तमाम सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल ITA प्रैक्टिकल ज्ञान में। विद्यार्थियों, आपके लिए बहुत ही जानदार सेशन जो कि चल रहा है नेमी का PDF का सॉल्यूशन। नेमी PDF का सॉल्यूशंस आपके लिए बेहतर क्वेश्चंस, बहुत ही शानदार क्वेश्चन जो कि थ्योरी के 38 क्वेश्चन आप करके आएंगे अगर ये पूरी क्लास आप रेगुलर तरीके से देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर डीसी मोटर अपना चैप्टर चल रहा है। डीसी मोटर जो कि अपना चैप्टर चल रहा है, सेकंड चैप्टर है आपका सेकंड ईयर का जो कि डीसी मोटर है। पहला जो है जनरेटर, उसके सारे के सारे क्वेश्चंस अपन ने कर लिए हैं। अगर आपने वह क्लासें नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पर प्लेलिस्ट मिलेगी जो कि अपनी सेकेंड ईयर की नेमी PDF सॉल्यूशंस की PDF मिलेगी, उस पर जाना, वहाँ से आप तमाम सभी क्लासें रेगुलर तरीके से देखें। यहाँ पर शुरुआत करते हैं अपने 61 नंबर के क्वेश्चन से, क्योंकि अपन ने यहाँ पर 60 तक क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। आज अपन 61 नंबर से स्टार्ट करेंगे। 61 नंबर क्वेश्चंस बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। रेगुलर तरीके से सारे क्वेश्चंस आप देखते रहिएगा, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। डीसी मोटर की गति की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? देखिए, हमेशा ध्यान रखना, कोई भी मोटर है उसकी जो स्पीड होती है ना, वो फ्लक्स के तो क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है, और बैक ईएमएफ के समानुपाती होती है। तो यहाँ पर देखिए फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती इसमें दिया है, इसमें उल्टा दिया है तो ये गलत हो गया, यहाँ पर ये भी उल्टा दिया है गलत हो गया, यहाँ पर ये भी गलत हो गया। यानी कि हमेशा ध्यान रखना, ये जो फाई है ना, ये हमेशा कहाँ रहेगा, ये फाई हमेशा नीचे की ओर रहेगा और बैक के में ऊपर रहेगा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन ही अपना क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि 4 पोल डीसी मोटर की आर्मेचर में ड्यूप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कितने समांतर रास्ते होते हैं? ड्यूप्लेक्स शब्द आया और पोल 4 आए हैं, तो 4 को आपको 2 से गुणा करना है, 8 आएगा। तो यहाँ पर अपना 8 ही सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो कि है डीसी मोटर में आर्मेचर के घूमने की दिशा कौन सा नियम निर्धारित करता है? डीसी मोटर में आर्मेचर के घूमने की दिशा कौन सा नियम निर्धारित करता है? देखिए, डीसी मोटर में जो घूमने की दिशा है वो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम निर्धारित करता है। मोटर के लिए बाएं हाथ का नियम, जनरेटर के लिए दाएं हाथ का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जो कि अपना है डीसी मोटर का क्या नाम है? आपके सामने मोटर है और नाम पूछा है। यहाँ पर देखोगे तो ये आर्मेचर है और यहाँ पर यह है संट वाइंडिंग, दोनों समांतर में जुड़ी हुई हैं, तो यह संट मोटर होगी, डीसी संट मोटर इसको कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, डीसी मोटर में करंट की दिशा किस नियम से निर्धारित होती है? मोटर की बात आई है और करंट की दिशा के बारे में पूछा है, तो यहाँ पर अपना फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप समझोगे कि सर आपने पहले तो बताया कि डीसी मोटर में हमेशा बाएं हाथ का नियम लगेगा, तो यहाँ पर ये दाहिने हाथ का नियम कैसे आ गया? देखिए, मोटर के अंदर एक करंट उत्पन्न होता है जिसको बोलते हैं अपन बैक ईएमएफ। जब भी बैक ईएमएफ उत्पन्न होता है, तो जब भी करंट उत्पन्न होता है तो वहाँ पर दाहिने हाथ का नियम लगता है। मोटर भी एक जनरेटर के रूप में अंदर की ओर कार्य करती है, इसलिए यहाँ पर दाहिने हाथ का नियम आएगा। करंट की दिशा की बात करें तो आप हमेशा दाएं हाथ का नियम लगाना, और घूमने की दिशा की बात करें तो हमेशा आप बाएं हाथ का नियम लगाना। ये ध्यान रखना, थोड़ा सा कन्फ्यूजन दूर कर लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जो कि है अपना डीसी संट मोटर आर्मेचर द्वारा ली गई धारा की गणना करने का सूत्र क्या है? डीसी संट मोटर आर्मेचर द्वारा ली गई धारा की गणना करने का सूत्र क्या है? तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा अपना सी ऑप्शन जो कि है ये वाला। देखिए, वैसे आपको पता है ई बी बराबर क्या होता है, वी माइनस आई ए आर ए होता है। तो यहाँ पर ये जो वी है ये इधर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको इस तरीके से ये आई फाइंड करना है, तो यहाँ पर आई फाइंड करना है, तो फिर इसको इस तरीके से अपन लिखेंगे, ठीक है। फॉर्मूला तो ये होता है, लेकिन इसको इस तरीके से जमाया है, तो यही अपना सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, डीसी मोटर में फ्लक्स की दिशा की पहचान करने के लिए कौन सा नियम लागू किया जाता है? देखिए, फिर से क्वेश्चन आ गया है, डीसी मोटर में फ्लक्स की दिशा
घूमने की दिशा बाएं हाथ का नियम, करंट की दिशा दाहिने हाथ का नियम। अब यहाँ पर फ्लक्स की दिशा की बात कर रहा है और बात किसकी कर रहा है, डीसी मोटर की कर रहा है। अब यहाँ पर कौन सा सही होगा, तो देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या सही करोगे आप, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम नहीं करोगे। फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम करंट के लिए लगता है, करंट के लिए। अब यहाँ पर फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम यूज होगा। करंट की बात करें तो फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का लगा देना मोटर के अंदर, लेकिन अगर घूमने की दिशा, फ्लक्स की दिशा की बात करें तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम ही लगेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पर डीसी मोटर के प्रकार को नाम दे। ये कौन सी मोटर है, ध्यान रखना यह कंपाउंड मोटर है, क्योंकि इसमें शंट वाइंडिंग भी दी है और सीरीज वाइंडिंग भी दी है। अब यहाँ पर ये आर्मेचर वाइंडिंग है, तो यहाँ पर देखिए आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो ये वाइंडिंग है ना, ये कौन सी वाइंडिंग है, शंट वाइंडिंग। ये ओनली आर्मेचर के ही पैरेलल में है, ये आर्मेचर के ही समांतर में है, सीरीज के समांतर में नहीं है। सीरीज के समांतर में अगर नहीं हो तो यह लघु शंट कहलाएगी। कौन सी कहलाएगी, लघु शंट। तो लघु शंट तो है, लेकिन ये कौन सी है, तो लघु शंट। और देखिए यहाँ पर ये एरो इधर की ओर है और ये एरो भी इधर की ओर है, तो ये कौन सा हो गया मामला, तो ये हो गया सहायक। सहायक यानी कि कम्युलेटिव, तो यह लघु शंट कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर है। तो देख लेते हैं ऑप्शन में क्या दिया है। तो देखिए लघु शंट यानी कि लघु को इंग्लिश में बोलते हैं शॉर्ट शंट, तो शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर हो गई। तो कौन सी है ये, शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर। तो यहाँ पर अपना डी ऑप्शन क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, डीसी मोटर में ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या है। डीसी मोटर में ईएमएफ की गणना करनी हो, वैसे जनरेटर में ईएमएफ की गणना करनी हो, चाहे मोटर में ईएमएफ की गणना करनी हो, तो वहाँ पर आता है फाई जेड एन पी बटा 60A। कहाँ पर लिखा हुआ है देख लो। तो देखिए यहाँ पर तो फाई नीचे आ गया, ये फाई नीचे नहीं आना चाहिए। यहाँ पर देखिए ये फाई नीचे आ गया, तो ये फाई नीचे नहीं आना चाहिए। फाई जेड एन पी 60 तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, 60 ऊपर नहीं जाना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। तो यहाँ पर कौन सा सही है, सी ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। उपकरण का नाम क्या है, ये ग्राउलर है, और ग्राउलर कौन सा है, तो बाहरी ग्राउलर है। कौन सा ग्राउलर है, ये बाहरी ग्राउलर है, बाहरी ग्राउलर है, ये ध्यान रखना, बाहरी ग्राउलर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने, यदि कॉइल पिच पोल पिच से कम है तो वाइंडिंग का नाम क्या होगा। यहाँ पर पूछा जा रहा है, यदि कॉइल पिच पोल पिच से कम है तो वाइंडिंग का नाम क्या होगा। तो यहाँ पर वाइंडिंग का नाम क्या होगा, तो शॉर्ट कार्डेड वाइंडिंग होगा। अगर कॉइल पिच है ना, पोल पिच से कम है, तो शॉर्ट कार्डेड वाइंडिंग होगा, है ना। कॉइल पिच पोल पिच से कम है तो क्वाड्रेट वाइंडिंग होगा। इसमें कंफ्यूजन मत होना, वरना ये गलत हो जाएगा तुम्हारा क्वेश्चन, इसको रट लेना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि डीसी 4 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल होती है एनवीसी से जुड़े श्रेणी प्रतिरोध का उद्देश्य क्या है। 4 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल से जुड़ा श्रेणी प्रतिरोध जोड़ा जाता है, उसका उद्देश्य क्या है, तो होल्डिंग कॉइल में करंट बढ़ाएं। क्या आंसर आएगा, या होल्डिंग कुंडली में करंट सीमित करें। तो यहाँ पर आएगा अपना ए ऑप्शन। होल्डिंग कॉइल में होल्डिंग कुंडली में करंट को क्या करता है, सीमित करता है। तो यहाँ पर लिमिट द करंट इन होल्डिंग कॉइल, तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो कि दिया है, डीसी सीरीज मोटर की गति नियंत्रण विधि का उपयोग इलेक्ट्रिक ट्रेन के लिए किया जाता है। तो इनमें से कौन सी विधि का यूज करते हैं ट्रेनों के अंदर। डीसी देखो, ट्रेन जो होती है ना, उसके अंदर मोटर यूज करी जाती है डीसी सीरीज मोटर। अब उसमें स्पीड कंट्रोल करनी है, तो आप किस प्रकार की विधि का यूज करेंगे, तो उसके लिए विधि यूज की जाती है फील्ड डाइवर्टर विधि। कौन सी विधि, फील्ड डाइवर्टर विधि, ध्यान रखना, फील्ड डाइवर्टर विधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके सामने है जो कि है, शंट फील्ड कॉइल को डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल के साथ श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है। तो कारण यह है कि शंट
शंट फील्ड खुले होने की स्थिति में मोटर को सुरक्षित रखें। अगर शंट फील्ड अगर खुल जाता है, टूट जाता है, जल जाता है, तो उस स्थिति में मोटर को सुरक्षित रखने के लिए इसको इसके श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, डीसी मिश्रित मोटर में आर्मेचर धारा दिशा को बदलकर केवल घूर्णन दिशा में क्यों बदल दी जाती है? मतलब कि देखिए डीसी मिश्रित मोटर में आर्मेचर धारा दिशा को बदलकर केवल घूर्णन दिशा क्यों बदल दी जाती है? ये कहे ऐसे रहा है, अगर आप मोटर की घूर्णन दिशा बदलना चाहते हैं और आप केवल और केवल आर्मेचर की दिशा बदलकर बदल रहे हैं तो क्यों क्यों तो कारण क्या है? तो कारण यह है कि मोटर विशेषताओं को बनाए रखें। क्या कारण है? मोटर विशेषताओं को बनाए रखें। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, डीसी शंट मोटर में सामान्य गति से नीचे कौन सी गति नियंत्रण विधियां प्रदान करती हैं? डीसी शंट मोटर में अगर आपको जो नॉर्मल गति है उससे कम गति चाहिए तो कौन सी विधि यूज करोगे? तो इसके लिए अपन हमेशा जो विधि यूज करते हैं वह करते हैं आर्मेचर नियंत्रण विधि। कौन सी विधि? आर्मेचर नियंत्रण विधि। इसके लिए जो विधि यूज की जाती है वह आर्मेचर नियंत्रण विधि। अगर कम से ज़्यादा चाहिए तो फील्ड नियंत्रण विधि। ठीक है। अगला क्वेश्चन से, उद्योगों में डीसी मोटर्स को शुरू करने के लिए स्टार्टर क्यों आवश्यक है? तो यह आवश्यक इसलिए है कि आर्मेचर करंट को कम करें, आर्मेचर करंट को कम करें। अगला क्वेश्चन आपका है जो कि है कौन सी कुचालक सामग्री श्रेणी बी के कुचालक की है? तो देखिए कपास एक ही है, बांस एक ही है, चमड़े का कागज एक का है, फाइबर ग्लास जो कि है यही किसका है? यह सॉरी कपास वाई का है, बांस वाई का है, चमड़े का कागज वाई का है और फाइबर ग्लास जो है यही किसका है? बी का है। ठीक है, फाइबर ग्लास किसका है? बी का है। वैसे इसको याद रख रखा होगा, ये एमली बाबी फिर हरियाणा 40 से। ठीक है, अगला क्वेश्चन से, श्रेणी एफ इंसुलेशन का तापमान क्या है? श्रेणी एफ इंसुलेशन का तापमान क्या है? इसको ऐसे याद रखना है, या इमली बाबी फिर हरियाणा 40, इससे याद रखना है। ये 90 होता है, यह कितना होता है? यह कितना होता है? 105, ये होता है 120, ये होता है 130, ये होता है 155 और ये होता है 180, है ना। एच वाला कितना होता है? 180 और सी वाला है 200, 220, 240। यहाँ पर पूछा है एफ वाला और एफ वाला दिया है यहाँ पर 155, तो यहाँ पर अपना क्या आंसर आ जाएगा? डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से, निरंतर गति ड्राइव के लिए किस प्रकार के डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है? निरंतर गति ड्राइव के लिए किस प्रकार के डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए किया जाता है डीसी शंट मोटर। निरंतर गति के लिए डीसी शंट मोटर ही यूज की जाती हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि लिफ्ट में किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है? लिफ्ट में किस प्रकार की डीसी मोटर का यूज़ करते हैं? तो लिफ्ट के लिए जो डीसी मोटर का यूज़ करते हैं वह होती है डीसी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। तो डीसी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का यूज़ किया जाता है लिफ्ट के लिए, है ना, याद रखना है। अगला क्वेश्चन से अपना अगला, गति नियंत्रण की कौन सा तरीका डीसी श्रेणी मोटर में रेटेड गति के नीचे गति देता है? देखिए गति नियंत्रण का कौन सा तरीका? डीसी श्रेणी मोटर। डीसी श्रेणी मोटर में आपको नॉर्मल गति से कम गति चाहिए तो आप कौन सी विधि यूज करेंगे? तो इसके लिए जो विधि यूज करेंगे ये भी आर्मेचर डाइवर्टर नियंत्रण ही है। ध्यान रखना, आर्मेचर डाइवर्टर मेथड ही होगा जो कि आपको सामान्य गति से कम गति देगा। अगला क्वेश्चन, क्या प्रभाव है अगर चलने के दौरान 4 बिंदु स्टार्टर प्रतिरोध कट ऑफ है? क्या प्रभाव है अगर चलने के दौरान 4 बिंदु स्टार्टर प्रतिरोध कट ऑफ है?
तो मोटर क्या होगी, धीमी गति से चलता है। मोटर क्या होगा, धीमी गति से चलता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है जो कि है डीसी मोटर को संचालित करने के लिए आर्मेचर सर्किट में कार्बन कंपोजिशन ब्रश की आवश्यकता क्यों होती है। डीसी मोटर को संचालित करने के लिए आर्मेचर सर्किट में कार्बन कंपोजिशन ब्रश की आवश्यकता क्यों होती है। तो इसकी आवश्यकता क्यों होती है, तो कारण यह है कि कम्यूटेटर खंडों में स्पार्क कम कर देता है। कम्यूटेटर खंडों में स्पार्क को क्या कर देता है, कम कर देता है। अगला क्वेश्चन से सीरीज मोटर बिना भार के आरंभिक उच्च बल गुण और गति क्यों पैदा करती हैं। सीरीज मोटर बिना भार के आरंभिक उच्च बल गुण, यानी कि ये कहने का मतलब है कि सीरीज मोटर बिना लोड पर हाई स्पीड क्यों पकड़ लेती है। तो कारण यह है कि स्टार्टिंग में बैक ईएमएफ की अनुपस्थिति, यानी कि कोई बैक ईएमएफ नहीं होता है स्टार्टिंग में। ठीक है, तो आज अपन ने 25 क्वेश्चंस किए हैं। रेगुलर तरीके से आप जुड़े रहिएगा, पूरी पीडीएफ अपन सोल्व करेंगे। और देखिए आप चैनल से जुड़े रहिए। आपको हम 2026 में जो बैक एग्जाम हुए थे उसके जो नए पेपर बने हैं उन पेपरों को सोल्व करवाने वाले हैं। आपके मेन एग्जाम में वो 2026 के क्वेश्चंस बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे जो कि आपको बहुत शानदार तैयारी कराएंगे। तो इसलिए आप उन क्लासों को भी ज़रूर देखना। ऐसा नहीं सोचना कि बैक वालों के लिए बैक और मेन एग्जाम में कोई अंतर नहीं होता है, सभी के लिए पेपर सेम होता है। इसलिए सभी विद्यार्थी पेपर पूरा ज़रूर अच्छी तरीके से देखना, बहुत ही शानदार आपको वहाँ से फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।